ये कहानी एक ऐसे जीनियस पेंटर की है जिसने नकली नोट बनाकर सभी को बेवकूफ़ बना दिया। तो कहानी की शुरुआत थाईलैंड के एक जेल से होती है, जहाँ पर ली नाम का एक आदमी दीवार से निकले कलर को पानी में मिलाकर उससे एक नकली मोहर बना रहा था और फिर वो उसे एक लिफाफे पर लगा देता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो सभी कैदियों से कहता है कि अगर वो लोग अपने घर में चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो वो उसे दे सकते हैं। वो ये काम पैसों के लिए करता था। जो कैदी उसे पैसे देते थे वो उनकी चिट्ठियाँ उनके घर पहुँचा देता था। अब यहाँ पर जब वो गार्ड ली के सेल के पास पहुँचता है तो उसी वक्त सामने के सेल में रहने वाला कैदी जानबूझकर दौरे पड़ने का नाटक करता है, जिससे उस ऑफिसर का ध्यान जब उस तरफ जाता है तो मौका देखकर ली उसके बैग में अपना लेटर डाल देता है। फिर उस ऑफिसर के जाने के बाद ली उस कैदी का धन्यवाद करता है, क्योंकि ली के पास कोई भी पैसे नहीं थे और उसे अपना लेटर पहुंचाना था। इसलिए उसने उस कैदी से बीमार होने का नाटक करने को कहा था ताकि वो अपना लेटर उस बैग में डाल सके। अब यहाँ थोड़ी देर बाद एक और ऑफिसर आता है जो कि ली को जेल से निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे बताता है कि उसे अब हांगकांग जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद ली को एक वैन में यहाँ से दूसरे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में ली हर आदमी के चेहरे को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर डिटेक्टिव हॉल ली से पेंटर नाम के आदमी के बारे में पूछती है, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। डिटेक्टिव हॉल उसे उन सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है जिनमें पेंटर का हाथ था। वो बताती है कि 2 साल पहले कनाडा में एक हाईवे पर एक ट्रक को ब्लास्ट कर दिया गया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। फिर उसके 4 महीने बाद ही गोल्डन ट्रायंगल में मैरिलिन गोरिल्ला पर हमला हुआ, जिसमें 82 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। और पिछले साल ही एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग लगाकर सभी लोगों को मार दिया गया। इसके बाद उन्हें एक होटल में पुलिस ऑफिसर और एक आर्ट डीलर की भी डेड बॉडी मिली थी। डिटेक्टिव हो उसे बताती है कि इन सभी हत्याओं का लिंक एक नकली नोट छापने वाले सिंडिकेट से है, जिसके ज्यादातर लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, जिनमें से एक ली और दूसरा है उसका बॉस पेंटर। पुलिस को पेंटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उनके पास एक पेंटर की धुंधली तस्वीर जरूर थी, पर वो उससे भी कुछ पता नहीं लगा पाए थे। अब यहाँ डिटेक्टिव हॉल ली से पेंटर के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन ली पेंटर का नाम सुनकर बहुत डर जाता है। वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बताया तो पेंटर मुझे जान से मार देगा। वो डर के मारे उन्हें उसे वापस से जेल में भेजने के लिए कहता है, लेकिन डिटेक्टिव हॉल उससे पेंटर के बारे में सारी चीजें जानना चाहती थी, पर ली डर के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब ली को वापस जेल के सेल में डाल दिया जाता है, जहां एक ऑफिसर उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और तब पुलिस उसके बाल और खून के सैंपल ले लेती है। फिर ली को जब होश आता है तो उसे वापस से डिटेक्टिव हॉ के ऑफिस ले जाया जाता है, जहां डिटेक्टिव हॉ उसे बताती है कि तुम्हारे ब्लड सैंपल होटल में हुए मौत और वहां मिले सबूतों से मैच हो गए हैं, इसलिए अब तुम पर मर्डर का केस लगाया जाएगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम पेंटर के बारे में सब कुछ बता दो। पर ली उसे कहता है कि ये गलत है, तुम्हारे वो सारे सबूत नकली हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर पेंटर के बारे में सब कुछ जान लोगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैंने पेंटर के बारे में कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। इससे अच्छा तो मैं जेल में ही रहूं। जो सुनकर अब डिटेक्टिव है उसे गुस्से में धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि कुछ लोग आए हैं जो ली की बेल करवाना चाहते हैं। फिर जब ऑफिसर हॉ उनसे मिलती है तो वहाँ पर एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट युआन अपने वकील के साथ आई थी, जो ली को छुड़ाना चाहती थी। अब वकील जब सारे सबूतों को देखता है तो वो बताता है कि ली के खिलाफ पुलिस के पास जो भी सबूत हैं उससे ये साबित नहीं होता कि ली ने ही उन लोगों को मारा है, बल्कि इन सबूतों को देखकर तो ये लग रहा है कि पुलिस ली को जानबूझकर फंसा रही है। पर यह सब सुनने के बाद भी डिटेक्टिव हॉल ली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो ली को छोड़ने के लिए एक शर्त रखती है। वो युवान से कहती है कि अगर ली उन्हें अपने बॉस पेंटर के बारे में सारी चीजें बता देगा तो वो लोग ली को छोड़ देंगे। तो फिर अब युवान ली से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है। तब ली उसे कहता है कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो इससे हम दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन अब युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहती थी कि पुलिस पेंटर को पकड़ ले, क्योंकि पेंटर ने उसके होने वाले पति को मार दिया था। तो फिर अब ली युआन के कहने पर पेंटर के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी को अपनी और पेंटर की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि 1985 में कनाडा के एक शहर वैंकूवर में उसकी मुलाकात युआन से हुई थी। वो दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और दुनिया भर में अपना नाम बनाना चाहते थे। युआन अपनी कला में बहुत बेहतर थी और अपनी ओरिजिनल पेंटिंग बनाया करती थी, लेकिन ली कोई भी ओरिजिनल पेंटिंग नहीं बनाता था। वो मशहूर लोगों की पेंटिंग को हूबहू नकल करके बना देता था, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी वो दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि कोई भी उनकी ओरिजिनल पेंटिंग नहीं खरीदता था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो लोग बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहे थे। अब एक दिन जब ली घर आता है तो वो देखता है कि युआन से मिलने के लिए एक बहुत बड़े आर्ट गैलरी का मैनेजर आया है, जो युआन के बनाए गए पेंटिंग की तो बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो ओरिजिनल थी।
पर ली की पेंटिंग देखने के बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि ली पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरे कलाकारों की नकल ही करता रहेगा। लेकिन युआन को ऐसा नहीं लगता। वो मैनेजर से कहती है कि वो अपनी पेंटिंग उसे तभी देगी जब वो ली की भी कोई एक पेंटिंग को अपने आर्ट गैलरी में लगाएगा, नहीं तो वो भी उसके साथ काम नहीं करेगी। फिर मैनेजर के जाने के बाद ली युआन से मिलता है और उसे बताता है कि एक आर्ट गैलरी ने उसकी सारी पेंटिंग खरीद ली है, जिसके बदले में वो लोग युआन के लिए अगले महीने एक आर्ट एग्जीबिशन रखेंगे। फिर जब अगले महीने आर्ट एग्जीबिशन होता है तो वहाँ युआन ली की एक पेंटिंग को भी उसे बिना बताए लगा देती है। अब यहाँ युआन की पेंटिंग को देखकर तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसकी पेंटिंग बिक भी रही थी, पर ली की पेंटिंग कोई देखता भी नहीं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ली की पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन में वैसे ही पड़ी रहती है। और फिर एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है जो ली की बनाई गई पेंटिंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो बताता है कि ये पेंटिंग तो एक मशहूर आर्टिस्ट की नकल है। वो उस पेंटिंग और उसे बनाने वाले पर बहुत मजाक बनाता है, जिसे जब युआन सुनती है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस आदमी के मुंह पर एक ड्रिंक फेंक देती है और फिर उसे आर्ट एग्जीबिशन से बाहर निकाल देती है। तब ये देखकर ली उस आदमी से माफ़ी मांगने के लिए बाहर जाता है और युआन ने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगता है। तब वो आदमी उसे बताता है कि उसने जानबूझकर वहाँ पर तमाशा किया था क्योंकि वो ली से मिलना चाहता था, और वो आदमी और कोई नहीं पेंटर ही था। वो ली से कहता है कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग भी खरीदी है और मैं तुम्हारी इस पेंटिंग की नकल बनाने वाले हुनर से बहुत खुश हूँ। फिर वो ली से बात करने के लिए उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है और बताता है कि मेरा काम भी चीज़ों की नकल बनाने से ही जुड़ा है। और अब वो चाहता था कि ली भी उसके इस काम में साथ दे क्योंकि ली के पास चीज़ों को हूबहू बनाने का खास हुनर था। तो फिर अब पेंटर उसे अपना कार्ड देता है और उसे कॉल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आर्ट गैलरी में युआन अपने मैनेजर से लड़ रही होती है। मैनेजर उससे गुस्सा होता है क्योंकि युआन ने पेंटर से लड़कर एग्जीबिशन को खराब कर दिया था। साथ ही वो इसलिए भी नाराज था क्योंकि युआन ने ली की पेंटिंग को भी आर्ट गैलरी में लगा दी थी और वो नहीं भी की। तब ली उस आर्ट गैलरी में आता है और वो अपनी पेंटिंग के पास जाकर उसे सबके सामने आग लगा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन ली पेंटर से मिलने जाता है, जहाँ पेंटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो ली को $100 का एक नोट देता है और उसकी हूबहू नकल बनाने को कहता है। ली ये सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि ये काम बहुत खतरनाक है और वो इस काम को करने में उसकी मदद नहीं कर सकता। तब पेंटर उसे बताता है कि वो और उसकी पिछली 3 पीढ़ियां नकली सामान बनाते हुए आए हैं, पर आज तक कभी भी वो पकड़े नहीं गए क्योंकि उनके इस धंधे में भी कुछ नियम है और वो और उसकी टीम इन नियमों का हमेशा पालन करती है। फिर वो ली को यकीन दिलाने के लिए उसे अपना असली नाम बताता है और कहता है कि उसकी पूरी टीम इन नकली नोटों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है और उनके जितने भी डीलर हैं वो बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं, इसलिए वो लोग कभी भी पकड़े नहीं जाते। अब ये सब जानने के बाद भी ली उसकी बात को नहीं मानता, लेकिन फिर जब वो घर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि युआन भी अब अपने पेंटिंग के सिलसिले में अमेरिका जाने वाली है। युआन की पेंटिंग बहुत मशहूर हो रही थी और उसे अमेरिका से ऑफर आया था। तब ये जानकर ली को लगता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो युआन को खो देगा, इसलिए वो अब पेंटर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद पेंटर ली और अपनी पूरी टीम को थाईलैंड ले जाने लगता है। साथ ही वो ली से वादा करता है कि वो युआन को वापस पाने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो ली को अपना सारा प्लान समझाने लगता है। वो बताता है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार ने $100 के नए नोट जारी किए हैं और इन नोटों के डिजाइनों को पहले से भी बहुत बारीकी से बनाया गया है, जिनके बीच में माइक्रोनाइज प्रिंट है, जिस वजह से वो लोग इन नोटों की नकल मशीन में नहीं बना पा रहे हैं। तब ली उसे कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सटीक प्रिंटिंग प्लेट की जरूरत पड़ेगी, जो बात पेंटर भी जानता था। इसलिए वो ली को एक प्रिंटिंग प्लेट बनाने वाले से मिल पाता है जिसका नाम यांग था। जिसके बाद ली इनकी पूरी टीम को देखता है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव था जिसका नाम वू है। साथ ही इनके साथ सैम और बॉबी नाम के 2 भाई भी थे जो कि लॉजिस्टिक और यहाँ की सिक्योरिटी संभालते थे। अब यहाँ वो बताता है कि उन्हें नए नोट बनाने के लिए कलर शिफ्टिंग इंक और स्टार्च फ्री कागज चाहिए, क्योंकि असली नोट स्टार्च फ्री कागज से ही बने होते हैं। अगर वो स्टार्च फ्री कागज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके नोट मशीन में पकड़े जाएंगे। अब ये सब जानने के बाद पेंटर सभी से कहता है कि वो बाद में कागज का इंतजाम कर लेंगे। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नोटों के बीच मौजूद वाटरमार्क को बनाना, जो कि ली को बनाना था। वो ली को समझाता है कि नए नोटों में वाटरमार्क कागज के अंदर मौजूद रेशों से बने हैं। बाद जब ये पूरी टीम थाईलैंड पहुंचती है तो ये अपने रहने के लिए एक अबेंडन वर्कशॉप ढूंढते हैं, जहां पर ये सभी लोग अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। यहाँ पर ली कई दिनों तक $100 के नोटों को बारीकी से समझता है और हर छोटी से छोटी चीज को बनाने की कोशिश करता है। वो नोट में मौजूद अक्षरों और तस्वीर के बालों के हर हिस्से पर बहुत ध्यान देता है और उन्हें डिटेल से बनाता है। और फिर कई कोशिशों के बाद वो एक नोट तैयार कर लेता है, जिसे देखकर असली और नकली में फर्क कोई बता ही नहीं सकता था।
जो देखकर पेंटर और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद जब ये पूरी टीम रात में खाना खा रही थी तो दीवार पर एक चाइनीज पेंटिंग को देखकर वो लोग शर्त लगाते हैं कि ये पेंटिंग नकली है, लेकिन ली उन्हें कहता है कि ये पेंटिंग असली है, जिसे साबित करने के लिए वो उन्हें बताता है कि पुराने जमाने में मशहूर चाइनीज पेंटर अपनी पेंटिंगों को कई परतों में बनाते थे और उनके हर परत पर पेंटिंग और रंग बिल्कुल एक जैसा दिखता था। तो फिर वो लोग जब उस पेंटिंग को गौर से देखते हैं तो वो पेंटिंग वैसे ही बनी थी जैसा कि ली ने बताया। ये देखकर पेंटर उन सभी से कहता है कि वो भी इस तरीके से अपने नकली डॉलर के नोट बनाएंगे। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो पहले लोहे के ड्रम पर नोट का पैटर्न बनाएंगे, फिर जब वो सूख जाएगा तो वही पैटर्न एक वाटर मार्क की तरह काम करेगा, जिसके बाद वो लोग उसे नोट के परतों के बीच दबाकर जोड़ देंगे। तब याम उन्हें बताता है कि इस तरह से वो लोग सिक्योरिटी थ्रेट से भी बच जाएंगे और उनका नोट मशीन में भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो अब इसके बाद ये पूरी टीम नोट के हर छोटे डिजाइन को बनाने में लग जाती है। वो लोग नोट के रंगों को मिलाकर सही से ढूंढते हैं ताकि उनके नोट का कलर भी असली नोट की तरह दिखे। वहीं याम भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसी प्रिंटिंग प्लेट बनाता है जो कि मिलीमीटर के हर छोटे हिस्से को अच्छी तरह छाप सकती थी। इस काम को करने में उन्हें पूरे 2 महीने लग जाते हैं, जिसमें वो कई अलग अलग प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर वो उस प्रिंटिंग प्लेट को बना लेते हैं जो $100 के नोट को छापने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इस बीतते टाइम में ली की याम के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, इसलिए वो एक दिन याम से पेंटर के बारे में पूछता है कि क्या पेंटर सच में कभी भी पकड़ा नहीं गया। तब याम बताता है कि नहीं, और ना ही उसके परिवार में से कोई आज तक पकड़ा गया। वो उसे बताता है कि पेंटर के पिता का कुछ रशियन गैंगस्टर के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें पेंटर के पिता की जान चली गई थी। फिर वह उसे अपने बारे में बताता है कि उसकी बेटियों को लगता है कि उनके पिता पुरानी एंटीक चीज़ों का बिजनेस करते हैं और इस बारे में उसके घर में किसी को नहीं पता। तो अब यहाँ इनके पास प्रिंटिंग प्लेट तो थी, पर उन्हें स्टार्च फ्री कागज कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो बताता है कि उसने उस कागज को यहाँ हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर उस तरह का कागज यहाँ नहीं मिलता और ना ही कोई बनाता है। तब पेंटर सभी को अपने साथ यूरोप ले जाता है, जहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि कुछ देशों में टेलीफोन डायरेक्टरी यानी कि फ़ोन बुक को छापने के लिए स्टार्च फ्री कागज का इस्तेमाल होता है। तो अब ये लोग सबसे पहले एक प्रिंटिंग मशीन खरीदते हैं, जिसके बाद पेंटर अपना भेष बदलकर एक टेलीफोन बुक बनाने वाली कंपनी के मालिक से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो और उसकी पूरी टीम एक चैरिटी के लिए काम करते हैं, जिसमें वो बच्चों के पढ़ने के लिए कॉमिक बुक छापते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से कागज चाहिए। अब पहले तो कंपनी का मालिक उन्हें कागज देने से मना कर देता है। फिर जब ली उन्हें कहता है कि ये सारा सामान वो लोग अफ्रीका के बच्चों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सुनकर मालिक उन्हें कागज देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब ये लोग प्रिंटिंग मशीन और नोट छापने वाले कागज को अपने वर्कशॉप पर पहुंचा देते हैं और फिर पूरी टीम नोट छापना शुरू करती है। वो लोग नोट बनाने में कामयाब तो हो जाते हैं, पर इनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उनके नोट का कलर अभी भी असली नोट से मैच नहीं हो रहा था। फिर एक दिन ली पेंटर के साथ युआन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युआन से बात कर सके, क्योंकि वो युआन को बिना बताए चला गया था। तो वो वापस पेंटर के साथ कार में बैठ जाता है, जहाँ पेंटर उसे कायर कहकर उसका मजाक उड़ाता है। वो उसे बताता है कि युआन ने अपनी सबसे फेमस पेंटिंग का नाम उसी पेंटिंग पर रखा है जिसे ली ने जला दिया था। तब इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और फिर यहाँ अचानक पेंटर गाड़ी को रोक देता है और फिर एक मास्क पहनकर वो बंदूक निकाल लेता है, जो देखकर ली हैरान हो जाता है। तभी उसे अपनी दूसरी सीट पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट और एक गन दिखाई देती है, जिसे पेंटर उसे पहनने को बोलता है। वहीं सामने पुलिस सिक्योरिटी की एक वैन थी, जिन पर पेंटर गोलियां चलाने लगता है। तब दोनों तरफ से यहाँ गोलीबारी होती है, जिसमें यहाँ पेंटर का एक मेंबर दूर से स्नाइपर से पुलिस की वैन के टायर उड़ाता है और फिर यहाँ पर उसकी पूरी टीम पहुंच जाती है, जो उन सभी पुलिस वालों को बंदी बना लेती है। जिसके बाद जब ये उस वैन को खोलते हैं तो उसमें वही इंक के ड्रम थे जो कि इन्हें नोट बनाने के लिए चाहिए थे, और पेंटर ने इसी इंक को पाने के लिए इन पर हमला किया था। तो फिर अब ये लोग उन इंक के डिब्बों को शिफ्ट करने लगते हैं, लेकिन जब ली उनमें से एक ड्रम को उठाता है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला था, जो ली को देखकर उस पर गोली चलाने लगता है। लेकिन तभी पेंटर उसे बचा देता है, पर इसमें उसे भी एक गोली लग जाती है, जिससे अब पेंटर गुस्से में बौखला जाता है और वो उस पुलिस वाले पर गोलियां बरसाकर उसे मार देता है। तब उसकी टीम भी उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर वो बहुत गुस्से में था और फिर वो जाते वक्त उस वैन को ही ब्लास्ट करके उड़ा देता है, जिसमें वो सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। यहाँ पेंटर का ऐसा खतरनाक रूप देखकर ली बहुत डर गया था। अब इस सब के बाद ये लोग वापस अपने वर्कशॉप में आते हैं, जहाँ अब इनके पास नोट बनाने के लिए सब कुछ था। तो ये लोग नकली नोट बनाना शुरू करते हैं, पर ली को अब ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो पेंटर से कहता है कि उन्हें अपने फायदे के लिए लोगों को नहीं मारना चाहिए। वो कहता है कि उन्हें नोट बनाने के लिए बाद में और भी ज्यादा इंक की जरूरत पड़ेगी, क्या तब भी वो लोग ऐसे ही लोगों को मार कर इंक चुराएंगे। फिर वो पेंटर से कहता है कि मैं खुद अब उस पेंट को बनाऊंगा, पर पेंट बनने के बाद मैं इस टीम को छोड़ दूंगा। जो सुनकर पेंटर को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो उसे कहता है कि अगर तुमने इंक को तैयार कर लिया तो मैं तुम्हारे लिए एक रिजॉर्ट खरीदूंगा,
जिसमें तुम युआन के साथ आराम से रह सकते हो। अब इस सब के बाद पेंटर अलग अलग जगह पर जाकर अपने डीलरों से मिलता है और उनसे नकली नोट की डील करता है, जिससे उनका धंधा भी बढ़ने लगता है और इनके पास पैसों के ढेर लग जाते हैं। फिर एक दिन इनके पास थाईलैंड के मशहूर गैंगस्टर के कुछ लोग आते हैं जो पेंटर के साथ बिजनेस करना चाहते थे। वो जब इनके बनाए गए नोट को देखते हैं तो वो उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन पेंटर उन्हें कहता है कि वो डील तभी करेगा जब वो उनके बॉस जनरल से मिलेगा। वहीं ली भी अब उस इंक को बनाने में लगा था। उसे इन गैंगस्टरों की गाड़ी में एक कलर दिखता है जो कि उसी इंक की तरह दिखता है जैसा उन्हें चाहिए था। तो फिर ली उस कार कंपनी से उस कलर को खरीद लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करके वो इस इंक को तैयार कर लेता है जैसा कि नोट छापने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना था। पेंटर को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे बहुत खुश होता है। अब इसके बाद अगले दिन पेंटर ली को अपने साथ उस गैंगस्टर जिसका नाम जर्नल था उससे बिजनेस डील करने के लिए ले जाता है, जहां रास्ते में वो ली को बताता है कि उसने उसके लिए रिजॉर्ट खरीद लिया है जहां वो युआन के साथ अब अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। फिर जब इसके बाद वो दोनों जब जर्नल के घर पहुंचते हैं तो यहाँ पेंटर ली को एक डेटोमीटर देता है और कहता है कि जैसा ही मैं इशारा करूँ तुम इसे जमीन पर गिरा देना। जिसके बाद वो अंदर जर्नल से मिलता है। यहाँ पर जर्नल की पूरी गैंग थी और उसकी राइट हैंड एक लड़की थी जिसका नाम चिंग था। अब यहाँ जर्नल जब उस पेंटर से मिलता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तब पेंटर हल्का सा मुस्कुराता है और उसके कान में कहता है कि मैं जानता हूँ जिन रशियन गैंगस्टर ने मेरे पिता को मारा था वो तुम्हारे ही आदमी थे और वो अब अपना यहाँ बदला लेने के लिए आया है। जिसके बाद वो अपना कोट खोलता है जिसमें उसने बहुत सारे बॉम्ब लगाए थे। तब वो ली से उस डेटोमीटर को नीचे गिराने के लिए कहता है। ली उसे गिराना तो नहीं चाहता था, पर जब पेंटर जोर से चिल्लाकर उसे कहता है तो ली के हाथ से वो डेटोमीटर छूट जाता है और ऐसा होते ही वहां लगे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। पर पेंटर के बॉम्ब नहीं फटते क्योंकि वो नकली थे। उसने अपनी ही कार में बॉम्ब रखे थे जिन्हें वो ब्लास्ट कर देता है, जिससे अब ये पूरी जगह तबाह होने लगती है। तब ये देखकर जर्नल यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पेंटर उसकी टांग में गोली मार देता है ताकि वो भाग न सके। जिसके बाद वो उसके आदमियों को मारना शुरू करता है और वो यहाँ अकेले ही जर्नल के बहुत सारे आदमियों को मार देता है। पर तभी यहाँ पर जनरल के और भी गार्ड आ जाते हैं जो जनरल को अपने साथ एक सेफ जगह ले जाने लगते हैं। तब ये देखकर पेंटर अपनी पूरी टीम को यहाँ बुला लेता है और चारों तरफ ग्रेनेड फेंककर वो इस जगह को ब्लास्ट करना शुरू करते हैं। अभी ली की नज़र चिंग पर पड़ती है जो कि आग से घिरी हुई थी, तो फिर ली उसे बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन तभी जर्नल भी एक ट्रक लेकर इन पर हमला करना शुरू करता है। तो तब पेंटर पहले तो उस ट्रक के ड्राइवर को गोली मारता है और फिर ट्रक के टायर पर गोली चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसमें जनरल मारा जाता है। तब पेंटर उसके हाथ से उसकी अंगूठी उतारता है और फिर चिंग को भी अपनी टीम के साथ यहाँ से ले जाता है। इस गोलीबारी में उसकी टीम भी बहुत बुरी तरह से घायल हुई थी और चिंग का चेहरा भी आग से जल गया था। तो पेंटर अब उसका इलाज करवाता है और उसे नया पासपोर्ट देता है जो कि युआन नाम का था, जिसे देखकर ली उसे कहता है कि किसी और की पहचान देना गलत है, पर पेंटर उसकी बात को इग्नोर करता है। इसके बाद ये पूरी टीम अगले 1 साल तक गोल्डन ट्रायंगल में ही छुपकर रहती है और फिर एक दिन ली पेंटर और चिंग के साथ युआन की आर्ट गैलरी जाता है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि युआन अब बहुत फेमस हो चुकी है और उसने अपने मैनेजर के साथ ही सगाई कर ली है। जो बात जानकर ली को बहुत दुख होता है। दरअसल ली के अचानक चले जाने के बाद युआन अकेली पड़ चुकी थी, तब उसने अपने मैनेजर से ही सगाई कर ली थी। दूसरी तरफ हांगकांग पुलिस को भी अब नकली नोटों के बारे में पता चल चुका था, तो वो अपने 2 ऑफिसर विंग और हॉ को पेंटर को पकड़ने के लिए अपॉइंट करते हैं। वो दोनों नकली डीलर बन के पेंटर के ही टीम के 2 खास आदमी सैम और बॉबी से मिलते हैं और उन्हें उनके साथ डील करने के लिए कहते हैं, लेकिन डील के वक्त पेंटर भी उनके साथ होना चाहिए। उधर जब पेंटर को इस बात का पता चलता है तो वो सोचता है कि डील होने से पहले उसे उन दोनों डीलर्स की जाँच कर लेनी चाहिए। तो फिर उसे पता चल जाता है कि विंग और हॉ कोई भी डीलर नहीं है, बल्कि वो दोनों तो पुलिस वाले हैं और उन्हें उसके बारे में याम की वजह से पता चला, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही याम ने उनके बनाए गए नकली नोटों से एक घड़ी खरीदी थी, जिस वजह से ऑफिसर विंग को पेंटर और उसकी टीम के बारे में पता चला। ये सब जानने के बाद पेंटर सीधे याम के पास जाता है और उधर याम को भी पता चल चुका था कि उसी की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ी है, इसलिए वो पेंटर से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन पेंटर उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसका ये नियम था कि उनमें से कोई भी अपने बनाए गए नोट को खर्च नहीं करेगा। अब यहाँ यांग की मौत देखने के बाद ली बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि अगर उसने कोई गलती की या पेंटर की बात नहीं मानी तो पेंटर उसे भी मार देगा। जिसके बाद अब अगले दिन विंग पेंटर से डील करने के लिए आता है, जहाँ उसे पता नहीं था कि पेंटर को पता चल चुका है कि वो पुलिस वाला है, इसलिए वो चिल होकर डील करने के लिए कहता है। और फिर तभी पेंटर ली से विंग को गोली मारने के लिए कहता है, जो सुनकर ली बहुत घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी को नहीं मारा था। वो पेंटर के बार बार कहने पर भी उसे मारने के लिए तैयार नहीं होता, जिस बात से पेंटर को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही विंग को गोली मार देता है। जिसके बाद वो ली से कहता है कि तुम हमेशा डरपोक ही रहोगे, मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर भी तुम डर रहे हो।
और फिर वो ली को गुस्सा दिलाने के लिए युआन और उसके मंगेतर को दिखाता है जिन्हें कि पेंटर ने किडनैप कर लिया था। वो अब ली को गन देकर कहता है कि इन दोनों को मार दो क्योंकि इन दोनों की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पर ली ऐसा करने के लिए नहीं मानता। फिर जब पेंटर उसे बार बार इंसिस्ट करता है तो ली पेंटर पर ही गन पॉइंट कर देता है। तब पेंटर उसे कहता है कि तू मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि तू एक डरपोक है। ऐसा कहकर वो युआन के मंगेतर को मार देता है। फिर जब वो युआन को भी गोली मारने वाला था तो ली उसे बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। तब पेंटर और उसके आदमी उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं और तभी यहाँ पर चिंग पहुंच जाती है जो एक एक करके पेंटर के सभी आदमियों को मारना शुरू करती है। और तब यहाँ पेंटर और ली का सामना होता है और ली के हाथ में एक गन लग जाती है तो वो इस बार पेंटर को बिना डरे हुए गोली मार देता है, जिसके बाद चिंग उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाने लगती है। ली युआन को यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था पर क्योंकि पुलिस भी यहाँ पहुँचने वाली थी तो उसे चिंग के साथ यहाँ से जाना पड़ता है और जाते हुए वो दोनों अपने साथ पैसों से भरा बैग भी ले जाते हैं। फिर अगले दिन जब ली पेपर में न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि पेंटर की बॉडी पुलिस को नहीं मिली, जिसका मतलब है कि पेंटर अभी मरा नहीं है। जो बात जानकर ली बहुत डर जाता है क्योंकि पेंटर जिंदा है तो वो अपना बदला जरूर लेगा। ली सोचता है कि पेंटर अपना बदला लेने के लिए युआन को मार सकता है, इसलिए वो अगले दिन युआन से मिलने के लिए उसकी आर्ट गैलरी जाता है और एक कैफे में बैठकर युआन के बाहर आने का इंतजार करता है। लेकिन तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने कैफे में नकली नोट का इस्तेमाल किया था। फिर जब पुलिस उसे घसीटते हुए ले जा रही थी तो उसी वक्त वो वहाँ पर पेंटर को भी देखता है। अब यहाँ प्रेजेंट में ऑफिसर हाउस की सारी कहानी सुनकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर पहले उसे पेंटर और चिंग की तस्वीर बनाकर उन्हें देनी होगी। तो फिर ली उन्हें पेंटर और चिंग की तस्वीर बनाकर दे देता है, जिसके बाद पुलिस ली को छोड़ देती है और फिर ली युआन के साथ यहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों एक होटल में जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पर यहाँ अब उनके जाने के बाद ऑफिसर हाउ एक पुलिस वाले को देखती है जो कि पेंटर की तरह दिख रहा था, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर उस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों पकड़ा गया है। तब ऑफिसर हाउस से पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उन्हें अपनी आईडी दिखाकर बताता है कि वो सच में पुलिस ऑफिसर ही है और ली को जेल से लाने के लिए जिस वैन को भेजा गया था वो उस वैन को ड्राइव कर रहा था। अब ये जानने के बाद ऑफिसर हाउ को समझ में आता है कि ली ने जो कहानी बताई उसमें पेंटर का कैरेक्टर एक झूठ है, इसलिए आते वक्त ली वैन में सभी के चेहरों को बहुत गौर से देख रहा था। जिसके बाद अब ऑफिसर हॉल ली की पूरी जांच करने लगती है तो उसे पता चलता है कि ली का कोई भी बॉस नहीं था, असल में वो खुद ही पेंटर था और सारे कांड भी उसी ने किए थे। यानी कि उसी ने नकली नोट का साम्राज्य बनाया था और सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड वो खुद था। उसने अपनी पूरी कहानी को इस तरह से उन्हें बताई थी कि लोगों को लगे कि वो बहुत मासूम है और पुलिस वाले उसे छोड़ दें। फिर जब पुलिस वाले चिंग के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली ने जब उसे जनरल के अड्डे से बचाया था तो उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। तो तब ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसकी शक्ल युआन की तरह बना दी थी, जिसका मतलब था कि पुलिस स्टेशन में जो युआन ली को छुड़ाने के लिए आई थी वो असल में चिंग थी और ली ने जेल से उसी को चिट्ठी भेजी थी ताकि वो उसे जेल से छुड़ाए। अब यहाँ चिंग की भी सच्चाई सामने आती है। दरअसल चिंग ली से प्यार करती थी, पर जब उसने देखा कि ली ने उसे युआन की शक्ल दी है क्योंकि वो युआन से प्यार करता था तो चिंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो युआन और उसके मंगेतर को किडनैप कर लेती है और ली से कहती है कि अब तुम्हें मुझ में और युआन में से एक को चुनना होगा। ली उसे रोकने की कोशिश करता है तो चिंग युआन के मंगेतर को गोली मार देती है, जिसके बाद चिंग यहाँ से बचकर निकल गई थी और फिर उसी ने ली को पुलिस से पकड़वा दिया था। लेकिन फिर जब जेल से ली ने उसे चिट्ठी भेजकर माफी मांगी तो वो ली को छुड़ाने के लिए युआन बनकर वापस आ गई। अब यहाँ होटल में जब चिंग ली के साथ थी तो चिंग उससे पूछती है कि तुमने मुझे युआन का चेहरा क्यों दिया। तब ली उसे कहता है कि अगर तुम किसी चीज को चाहो और वो तुम्हें ना मिल पाए तो तुम किसी दूसरी चीज को भी उस तरह से बना सकते हो, सेम जैसे उसने नकली नोट बनाए थे। अब ये जानकर चिंग को एहसास हो जाता है कि वो चाहे ली के लिए कुछ भी कर ले, पर ली कभी भी उसे उस तरह का प्यार नहीं करेगा जिस तरह वो युआन से करता है। उसे समझ में आता है कि अगर वो ली के साथ रही तो वो बस युआन की एक चीप कॉपी ही बन के रह जाएगी, इसलिए वो अब ऑफिसर हॉ के लिए यहाँ पर एक पेपर में उस बोट का नंबर लिखकर छोड़ देती है जिसमें अगले दिन ली और चिंग यहाँ से भागने वाले थे। फिर अगले दिन जब ये दोनों समुद्र के रास्ते से देश छोड़ रहे थे तो तभी रास्ते में चिंग ली को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ युआन की क्लोन बनकर नहीं रहना चाहती। अब इससे पहले कि ली कुछ समझ पाता इनके बोट को पुलिस भी घेर लेती है। तब ये देखकर ली बोट को चलाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युआन ने इस बोट में भी बॉम्ब लगाया होता जिसका रिमोट वो दबा देती है और वो दोनों इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं, जो देखकर ऑफिसर हॉ भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अब इसके कुछ महीनों बाद ऑफिसर हॉ असली युआन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि जिसने उसके पति को मारा था वो मर चुका है। फिर वो उसे ली की फोटो दिखाती है। तब यहाँ ली के बारे में एक और सच पता चलता है। दरअसल युआन और ली कभी एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं थे। असल में ली तो युआन का एक पड़ोसी था
जो युआन को रोज देखता रहता था और उसे युआन से एक तरफा प्यार हो गया था। वो उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने ये गलत रास्ता चुना था। उसे लगा था कि अगर वो बहुत सारे पैसे कमाकर युआन की जिंदगी में आएगा तो युआन उसे मना नहीं कर पाएगी। लेकिन इससे पहले कि ली युआन को अपने दिल की बात बताता, युआन ने अपने मैनेजर के साथ ही शादी करने का फैसला कर लिया था। इसलिए फिर ली ने चिंग को युआन का चेहरा दिया, पर ऐसा करने के बाद भी युआन को वो नहीं भुला पाया और आखिर में मारा गया। और कहानी यहीं पे दी एंड। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।